Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of entrepreneurship. Today we are having our 13th lecture and I am your instructor Aruj. आज के लेक्चर में हम फाइनेंशियल प्लान जो कि बिजनेस प्लान का एक पार्ट होता है उस पर बात करेंगे। और फाइनेंशियल प्लान में डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ब्रीफली डिस्कस करेंगे इनको कि ये क्या होती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, इनका पर्पस क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। अ comprehensive evaluation of the investor current and future financial state by using the currently known variable to predict the future cash flows. फॉर एग्जाम्पल जो हमारी करंट सिनेरियो होता है, जो हमारी करंट फाइनेंशियल स्टेट ऑफ बिजनेस होता है, जिसमें हमारे जो एसेट्स वैल्यूज होती हैं उनकी बेस के ऊपर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे फ्यूचर में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, कौन से एसेट्स रिक्वायर्ड होंगी। डिपेंड करता है कि हमारी फाइनेंशियल नीड फ्यूचर में क्या होंगी। सो प्रिडिक्शन बेसिकली होता है, या हम फाइनेंशियल फोरकास्ट कह सकते हैं इसको, कि हम फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमें किन किन फाइनेंशियल एसेट्स की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल हम हमारी फाइनेंशियल नीड्स को कैसे हम मीट करेंगे। तो इनकी फोरकास्ट या उनकी प्रिडिक्शन के लिए हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज बनाते हैं। और फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो दे आर लाइक इंस्ट्रूमेंट, वो हमें शो करती हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अभी करंट कितनी है या फ्यूचर में कितनी होगी। तो हम प्रिडिक्शन उनकी बेस के ऊपर कर सकते हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस के ऊपर, जिसके अंदर हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, हमारा जो कैपिटल है उसकी बात होती है, हमारे कैश इनफ्लोज क्या है, कहाँ से हैं, कैश आउटफ्लोज क्या क्या है। सो जितनी भी फाइनेंशियल हमारे पास फाइनेंशियल फिगर्स होती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं, वो हमारी इन स्टेटमेंट्स के अंदर होती हैं और इनकी बेस के ऊपर हम प्रिडिक्शन जो है वो करते हैं। अ फाइनेंशियल प्लान कैन आल्सो बी एस्टिमेशन ऑफ द कैश नीड्स, कि हम फाइनेंशियल प्लान्स के अंदर ये पार्ट होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा होता है कि हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमने फाइनेंशियल नीड्स को कैसे फुलफिल करना है। हमने डेट इशुएंस करनी है, हमने लोन लेना है, हमने कितना लोन लेना है, कितनी अमाउंट में लेना है, कहाँ से लेना है, या हमने इक्विटी से जो है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी थ्रू करनी है, हमने शेयर्स फ्लोट करने हैं, प्राइवेट करने हैं, पब्लिक शेयर्स करने हैं, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, हमने किस वे आउट से या किस मेथड से हमने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करना है। तो हम उसकी प्रिडिक्शन, उसके ऊपर स्ट्रेटजीज बनाते हैं इन स्टेटमेंट्स की बेस के ऊपर। बिजनेस में फाइनेंशियल प्लान कैन रेफर टू द थ्री प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। और ये फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम बना रहे होते हैं। कुछ कंपनीज, कुछ बिजनेसेस जो हैं वो मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कुछ की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो क्वार्टरली बनाते हैं, कुछ सेमी एनुअल बनाते हैं, और कुछ एनुअल स्टेटमेंट्स जो हैं फाइनेंशियल उनके डिपेंड करते हैं उनके फाइनेंशियल प्लान पे कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल प्लान के अंदर या अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स को किस टाइम पीरियड के ऊपर रखा हुआ है, किस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली उन्होंने बनानी है। तो मोस्टली जो है वो एनुअल बैलेंस शीट्स वगैरह बनती हैं, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह बनती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट की। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको हम रेवेन्यू स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहते हैं, अर्निंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं और स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नाम हैं बट एक्चुअली ये होती इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करती है। ये शो करती है कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट में जा रहा है या आपके लॉस में जा रही है। तो एक पिक्चर जो है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट को देख के किसी भी बिजनेस की पिक्चर जो है वो हमारे सामने आ जाती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की कि ये बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो आपका बिजनेस का रेवेन्यूज होते हैं उसमें से आपके जितने भी कॉस्ट हैं, जितने एक्सपेंसेस हैं, जितने लॉसेस हैं, जितने टैक्सेस, इंटरेस्ट, जितनी भी कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आपके बिजनेस के हैं उस रेवेन्यू में से डिडक्ट करते हैं। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्म में फिर
एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट हमारे पास नेट प्रॉफिट की फॉर्म में फिगर आती है, जिससे ये शो होता है कि आपका बिजनेस के अंदर कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है। स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो, या इवन लार्ज बिजनेसेस, लार्ज बिग कॉर्पोरेशन जो हैं वो भी इनकम स्टेटमेंट बनाती हैं जस्ट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, कि आपने इन्वेस्टमेंट लेनी होती है, इन्वेस्टर्स ने आपकी इनकम स्टेटमेंट देख के he or she might be got attracted कि इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है। तो इनकम स्टेटमेंट एक ग्लिम्स है, एक शो करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को। या आपने अगर अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करना है तो आप बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपकी इनकम स्टेटमेंट देखी जाती है, ताकि पता चले कि आपका बिजनेस के अंदर प्रॉफिट में जा रहे हैं, सो दैट आपको लोन ग्रांट होता है। डिपेंड करता है आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अगर तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, आप प्रॉफिट में हैं, तो आपको लोन ग्रांट होता है, सो दैट ये सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी होती है कि आप जो है यू आर कैपेबल इनफ, योर बिजनेस इज कैपेबल इनफ टू रिटर्न बैक द लोन, और आप इंटरेस्ट पे कर सकती हैं। सो बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि आपने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना होता है इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, या आपने बैंक से क्रेडिट लेना है, लोन लेना है, तो उसके ऊपर आप वो डिपेंड करता है आपकी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको कोई स्पेशल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या कुछ बहुत ही हाई फाई अकाउंटिंग डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जस्ट जो आपका अकाउंटेंट है या जो आपका अकाउंट्स डील कर रहे हैं जो लोग, और या जो बुक कीपर हैं आपके बिजनेस के, जो आपकी डेली ट्रांजैक्शंस, आपकी रेगुलर डेली बेस्ड ट्रांजैक्शंस को राइट डाउन करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। आपकी यही जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, यही इंग्रेडिएंट्स हैं इनकम स्टेटमेंट के, और जस्ट एन एक्सेल की शीट के अंदर आपकी इनकम स्टेटमेंट बन सकती है। इन्हीं ट्रांजैक्शंस को, इन्हीं डेली रूटीन की जो आपके मॉनेटरी लेन देन है, सेल परचेज है, उनकी बेस के ऊपर आपकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो बन जाती है। यहाँ पे एक सैम्पल इनकम स्टेटमेंट एज एन एग्जाम्पलरी इसको मैं लेके आई हूँ, ताकि इसमें आप ये देख सकें कि एक तो इनकम स्टेटमेंट की हाउ इट लुक्स लाइक, ये कैसे दिखती है और कैसे बनाई जाती है, और इसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, या क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होती हैं इनकम स्टेटमेंट के। तो ये एक एग्जाम्पलरी बिजनेस है, कॉफी शॉप की एंटरप्राइज, और फिर ऊपर हम बिजनेस का नाम मेंशन करते हैं, नीचे हम इनकम स्टेटमेंट एंड किस टाइम पीरियड के लिए है, 1 मंथ, 2 मंथ, या मंथली आप बना रहे हैं, क्वार्टरली बना रहे हैं, या आप एनुअली बना रहे हैं, तो ईयर एंड या मंथ एंड या क्वार्टर एंड के ऊपर फॉर द ईयर एंडेड, तो ये ईयरली है, तो फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2020। सो सबसे पहले आपके बिजनेस का जो सेल्स रेवेन्यू है, जितनी आपने सेल्स की है, जितनी आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हो गई हैं, उनका जितना रेवेन्यू है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, तो सेल्स रेवेन्यू जो है वो फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू आता है कि आपने कितनी इनकम जनरेट की है थ्रू योर प्रोडक्ट सेलिंग, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स कि जितनी आपकी यूनिट सेल आउट हुए हैं, जितनी आपकी सेल्स हुई हैं, उस पर्टिकुलर अमाउंट या उस पर्टिकुलर क्वांटिटी जो सेल आउट हुई है उसकी कितनी कॉस्ट है, उसमें आपके इन प्रोडक्ट्स का जो आपकी सेल आउट हुई है, इसका रॉ मटेरियल हो गया, या इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, या इसकी जो आपके लेबर है, वेजेस हैं, लेबर है सॉरी, वो इसकी यहाँ पे आ जाएगी कि इतनी अमाउंट, इतनी क्वांटिटी की जो प्रोडक्ट आपकी सेल आउट हुई है उसकी इतनी कॉस्ट है, तो वो यहाँ पे, या उसके लॉजिस्टिक्स में जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो आपके एक्सपेंसेस लगते हैं उस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के, वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। सो इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके अंदर रॉ मटेरियल और आपके लेबर और जो आपके लॉजिस्टिक्स हैं, वो यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी कि इतनी आपकी कॉस्ट। तो नेट जो हमारे जो इसको रेवेन्यू में से डिडक्ट करते हैं, जब डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास फिगर आएगी ग्रॉस प्रॉफिट की। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दी 57,000 में से 24 जब डिडक्ट हुए तो 32,000 समथिंग हमारे पास अमाउंट आ गई, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो एक रफ एस्टिमेशन होती है
आपके बिजनेस की सेल्स की, कि आपका बिजनेस जो है जितनी आपकी सेल्स हुई हैं एटलीस्ट वो अपनी कॉस्ट को कवर कर रही हैं। तो एक रफ एस्टिमेशन है कि योर बिजनेस इज इन प्रॉफिट। सो आपका रफ एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है जो आपने अर्न किया है, क्योंकि इसमें से फर्दर हमने बहुत से एक्सपेंसेस और डिफरेंट जो लाइबिलिटीज होती हैं वो हमने डिडक्ट करनी होती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फिगर होती है वो है जनरल एक्सपेंसेस की, या जनरल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एक्सपेंसेस की। तो जनरल एक्सपेंसेस की एक एक्यूमुलेटेड फिगर 11,000 यहाँ पे मेंशन कर दी है, या आपके जो जो जनरल एक्सपेंसेस हैं उनको एक एक करके लिस्ट डाउन करके वो आप इसको डिडक्ट कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर में से। तो जनरल एक्सपेंसेस की जो फिगर 11,000 है वो हम ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 21,000 ऑपरेटिंग अर्निंग्स आ जाएंगी। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं या ऑपरेटिंग अर्निंग्स भी कहते हैं। या हम दूसरा तरीका ये होता है कि आप जनरल एक्सपेंसेस की जगह एक एक करके जो आपके पास एक्सपेंसेस हैं, लाइक रेंट है, बैंक या एटीएम फी एक्सपेंसेस है, इक्विपमेंट एक्सपेंसेस है, मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो आपके आते हैं, मर्चेंडाइज एक्सपेंसेस है, जो आपके ऑफिस सप्लाईज हैं, तो ये जितने एक्सपेंसेस आप इनकर कर रहे हैं, रेंट हो गया, बिल्स हो गए आपके, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से एक एक करके सारे डिडक्ट करेंगे। या तो एक एक करके सबको डिडक्ट कर लें, या एक हेड बना लें जनरल एक्सपेंसेस, उसके अंदर ये सारे हैं, तो एक एक्यूमुलेटेड फिगर जो है वो आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो नेट जो हमारे पास जो फिगर आएगी वो होती है ऑपरेटिंग अर्निंग्स की। ऑपरेटिंग अर्निंग्स भी कहते हैं इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। तो वो 21,000 आ गई। अब ये वो फिगर है जो हमें इसके बाद जो हमने डिडक्शन फर्दर करनी है कि हमने कहीं से एज इन बिजनेस हमने लोन लिया हुआ है तो हमने इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है ये हमारे बिजनेस के कंट्रोल के अंदर नहीं है, और जो हमने टैक्स पे करना है वो भी हमारे बिजनेस के कंट्रोल के अंदर नहीं है। बट जो हमारे जनरल एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे बिजनेस के कंट्रोल के अंदर होते हैं, लाइक उनके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उनमें कमी बेशी हम कर सकते हैं, या अगर हम थोड़ा केयरफुल हो तो हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हैं, हमने कहीं से लोन बोरो किया है तो वो एक फिक्स अमाउंट है इंटरेस्ट की, वो जिस रेट के ऊपर हमने लोन लिया है वो उस रेट के ऊपर, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता, वो हमने एज इट इज पे करना होता है। तो जब हम जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है अब हम उनको फर्दर डिडक्ट करेंगे। तो ऑपरेटिंग अर्निंग्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट जो हम मंथली या क्वार्टरली या एनुअली पे करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या बैंक को, या जहां से हमने वो लोन लिया हुआ है, तो वो हमने डिडक्ट कर देना है। जो उसके बाद हमारे पास फिगर आएगी वो आएगी अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स, कि अब हमारे पास वो फिगर है कि हमने अब बिजनेस का टैक्स भी देना होता है, तो ये फिगर बिफोर टैक्स की फिगर है। उसके बाद हम एट लास्ट हम इनकम टैक्स की जो अमाउंट होती है वो डिडक्ट करते हैं इसमें से, तो नेट जो प्रॉफिट है वो हमारे पास आ जाता है विच इज 6,000 समथिंग। सो इनकम स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होती है आपकी सेल्स रेवेन्यू से और एंड होती है आपके नेट प्रॉफिट पे। अब नेट प्रॉफिट की जो फिगर है इसमें से हमने सारी कॉस्ट निकाल ली, सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट कर लिए, जितना हमने लोन लिया हुआ था उसका इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया, जितना हमने कोई इनकम टैक्स वगैरह पे करना था वो सारा डिडक्ट कर लिया, जितनी हमारी लाइबिलिटीज थी हमने अपने रेवेन्यू में से वो सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी। तो नेट जो हमारे पास रिमेनिंग जो अमाउंट है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, ये होती है। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्लिम्स शो होता है, हमें ये नजर आता है कि ये कितना प्रॉफिटेबल है। अगर तो आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वहीं से आप नेगेटिव में फिगर आती है तो इट मींस योर बिजनेस इज रनिंग इन लॉस, और अगर आपका नेट प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव है तो इट मींस कि वो ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव है और नेट प्रॉफिट आपका नेगेटिव है, इट मींस आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो सेल्स हैं, वो अपनी कॉस्ट तो निकाल रही है बट आपके बिजनेस की जो इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनको वो नहीं मीट अप कर सकती। तो इस तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस जो है वो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता चल जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट है। इसमें सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू। हर इनकम स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होती है सेल रेवेन्यू से, और ये फिगर जो है विल सिंपली रिप्रेजेंट द टोटल रेवेन्यू जो आपने अर्न किया अपनी सेल्स के से। और जितने टाइम पीरियड के लिए आपकी इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है, तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली जितनी आपकी सेल्स हुई हैं वो आपने उसका सेल्स रेवेन्यू यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। This is how much it costs to produce all the goods or services you sold to your customer। कि जितनी आपकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हुई हैं, जितनी सेल्स हुई हैं, जितनी अमाउंट ऑफ जितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की आपने, उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो उनकी कॉस्ट होती है। इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपकी उन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, उनका रॉ मटेरियल, उसकी लेबर, उसकी शिपिंग कॉस्ट, उसकी लॉजिस्टिक्स, ये वो कॉस्ट है जो वो उस पर्टिकुलर अमाउंट या क्वांटिटी की कॉस्ट हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्योंकि ये कॉफी रिलेटेड बिजनेस है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ कॉफी बीन्स और जो वेजेस हैं या जो पैकेजिंग के ऊपर इसके जो कॉस्ट आती है, तो वो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या डायरेक्ट कॉस्ट होती है। उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग, जब हम रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये ऑब्वियसली ये बताता है कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट में है या कितना लॉस में है। अगर नेगेटिव फिगर है तो इट मींस योर बिजनेस इज इन लॉस। बट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द ओवरहेड कॉस्ट, इट्स अ रफ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंट योर बिजनेस इज। और ये एक रफ एस्टिमेशन देता है, रफ इमेज देता है आपके बिजनेस का। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर जनरल एक्सपेंसेस। इनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। एंड दीज इंक्लूड द रेंट जो आप पे करते हैं, जो आपने बैंक या एटीएम की फी, चेकबुक की आपने फी पे करनी, या आपके जो इक्विपमेंट के एक्सपेंसेस हैं, आपने मार्केटिंग की अपनी प्रोडक्ट की, आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्सपेंसेस आपके लगे हैं, आपके ऑफिस की सप्लाईज, आपके मर्चेंट फी वगैरह। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये हमारे जनरल एक्सपेंसेस हैं, और इनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। जो आपकी सेल हुई है उनसे इनडायरेक्टली ये डील कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। एंड दीज एक्सपेंसेस आर लिस्टेड इंडिविजुअली हियर। हमने इस एग्जाम्पल के अंदर इनको सेपरेटली एक एक करके भी लिस्ट डाउन किया है, और एक्यूमुलेटेड फॉर्म में जनरल एक्सपेंसेस की फॉर्म के अंदर भी इसको शो किया है। So, any other expenses you need to make up to keep your business going, and these expenses are listed individually here, but some income statement will bundle these and other similar expenses together into the one broad category, the selling general administrative expenses. So, इसको एक broad category के अंदर भी हम mention कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं। The next is operating earning. This is how profitable your business is after taking into account all the internal costs जो आपने indirect expenses को deduct किया उसके अंदर से, gross profits के अंदर से, and which you have more control over। और ये वो सारे general expenses हैं जिनके ऊपर आपका control है, आप इनको control कर सकते हैं। और but before taking into account the external costs like the loan और लोन पेमेंट्स एंड टैक्सेस, ये थोड़ा सा, ये आपके जो जनरल एक्सपेंसेस हैं ये थोड़े आपके इंटरनल रिलेटेड हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनली है ये। बट जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है और जो टैक्सेस आपने पे करने हैं, ये एक्सटर्नल कॉस्ट हैं, आपने एक्सटर्नली इनको पे करने हैं, और इनके ऊपर आपका कंट्रोल भी एज सच नहीं होता। और अकाउंटेंट्स विल समटाइम कॉल दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं और ऑपरेटिंग अर्निंग्स भी कहते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम भी इनको कह सकते हैं। द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस। इफ योर बिजनेस ओज समवन मनी, अगर आपने कहीं से लोन लिया हुआ है, बोरो किए हुए, तो आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी होती हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है आपने मंथली करनी है, या आपने क्वार्टरली करनी है, या आपने एनुअली करनी है। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है, अगर उसके अंदर आपने इंटरेस्ट भी पे किया है तो आप उसको मेंशन करेंगे। देन कम्स अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। दिस इज योर बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर इट पेज इट्स टैक्सेस। कि अपने जो अर्निंग है वो उससे पहले आप टैक्स पे करने से पहले जो आपकी अर्निंग है वो आपकी अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स है।
और इनकम टैक्स एक्सपेंस वो है जो आपने टैक्स पे किया हुआ है ड्यूरिंग दिस दैट पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपने टैक्स पे किया हुआ है, तो आप वो आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस है। जब हम सारे इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी डिडक्ट कर लेते हैं और टैक्स को भी डिडक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट की फिगर आती है। और दिस इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस आफ्टर ऑल द कॉस्ट ऑल द एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्सेस सबको डिडक्ट किया तो आपके रेवेन्यू में से तो आपके पास नेट प्रॉफिट की फिगर आती है। तो इस तरह ये आपका इनकम स्टेटमेंट जो है ये उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के इनकम स्टेटमेंट के अंदर ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम कंपोनेंट्स ही होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट यू आर प्रोड्यूसिंग, यू आर मैन्युफैक्चरर और या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। नेक्स्ट हम फाइनेंशियल प्लान के अंदर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं इसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी इसको कहते हैं, और ये समरी होती है आपके फाइनेंशियल बैलेंस की। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं या आप बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप में हैं, या आपकी कॉर्पोरेशन है, या आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, या लिमिटेड लायबिलिटी आपकी पार्टनरशिप है, जिस भी तरह का आपका बिजनेस है, जो भी बिजनेस की जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, उन सब में बैलेंस शीट जो है वो बनाई जाती है। बैलेंस शीट एक्चुअली एक होलिस्टिक व्यू देती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस का एक बिग पिक्चर शो करती है कि आपकी बिजनेस की वर्थ कितनी है, आपके बिजनेस के अंदर आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, आपकी बिजनेस के अंदर आपके पास कितनी अमाउंट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना आपके पास एसेट्स हैं, या आपकी कितनी, और दूसरी साइड पे अगर देखें तो आपकी क्या क्या लाइबिलिटीज हैं। तो बिजनेस की जो आपकी एसेट्स और आपकी लाइबिलिटीज और जो आपकी ऑनर्स की कंट्रीब्यूशन, जो आपकी स्टॉक होल्डर्स या आपके शेयर होल्डर्स की कंट्रीब्यूशन, वो सारी जो है वो आपकी बैलेंस शीट से पता चलती है। A balance sheet gives a snapshot of your financials at a particular moment, incorporating every journal entry your company launched. जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ तो आपने जो भी ट्रांजैक्शंस की मॉनेटरी वैल्यू के अंदर, तो वो सारी जो है वो एक्यूमुलेटेड फॉर्म के अंदर आपकी बैलेंस शीट का पार्ट होती है। एंड इट शोज व्हाट योर बिजनेस ओन्स, आपके बिजनेस के एसेट्स क्या हैं, व्हाट यू ओन्स एंड व्हाट इट ओज, और आपकी लाइबिलिटीज क्या हैं, एंड व्हाट मनी इज लेफ्ट ओवर फॉर द ऑनर्स इक्विटी, और या आपके जो ऑनर है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसकी कितनी वर्थ है इस बिजनेस के अंदर। एसेट, लाइबिलिटीज एंड ऑनरशिप इक्विटी आर लिस्टेड एज द स्पेसिफिक डेट, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एंड पे आप जो है वो बैलेंस शीट बनाते हैं, और डिपेंड करता है आप मंथली बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्वार्टरली बना रहे हैं या ईयरली बना रहे हैं, बट मेजॉरिटी बिजनेसेस जो है वो एनुअल बनाती हैं बैलेंस शीट्स। पर्पस ये होता है, बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करती है आपकी हर ट्रांजैक्शन को जब से आपकी बिजनेस स्टार्ट हुआ, और इट शोज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज द वर्थ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जब इसको आप एक नजर देख लेते हैं बैलेंस शीट को, तो आपको पता चल जाता है कि आपने कितना डेट लिया हुआ है, आपकी लाइबिलिटीज क्या क्या हैं, या आपके कितने एसेट हैं, आपके पास कितनी अमाउंट जो है मॉनेटरी फॉर्म के अंदर आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, उनकी क्या वैल्यू है उनकी। तो आपका एक साइड पे आपके एसेट्स होते हैं, एक साइड पे आपकी लाइबिलिटीज होते हैं, आप उनको कंपेयर करते हैं, और जो आपने, और उससे फिर आपकी प्रोडिक्शन भी हो सकती है, आप अपनी फाइनेंशियल प्रोडिक्शन या फोरकास्ट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द योर करंट बैलेंस शीट। और या आपकी जो बैलेंस शीट है उसका पर्पस ये भी होता है कि आपके इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आपकी बैलेंस शीट देख के उनको अंदाजा होता है कि आपके एसेट साइड पे आप कैसे हैं, और या आपकी लाइबिलिटीज जो हैं उस साइड पे आप कैसे हैं, तो आपको हेल्प आउट होता है इन्वेस्टमेंट लेने में। और जब आपने कहीं से फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करना होता है, आपने लोन वगैरह लेने होते हैं, तो तब भी आपकी बैलेंस शीट को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उसका एनालिसिस करते हैं, उसको देखते हैं। और आपने अगर अपना बिजनेस सेल आउट करना है और तो उसके लिए भी आपकी बैलेंस शीट जो है वो जो बायर है, जो अक्वायरर है आपके बिजनेस का,
तो उसने आपकी बैलेंस शीट देखनी है, उसने देखना है कि आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं और आपकी क्या क्या लाइबिलिटीज हैं। देन कम्स द बैलेंस शीट जो है वो आपकी डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज के अंदर, फाइनेंशियल प्लान्स के अंदर आपने कैलकुलेट करनी होती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए कि उसने अपनी फाइनेंशियल रेशियोज जो है वो कैलकुलेट करनी होती है ताकि अकॉर्डिंगली वो अपनी स्ट्रेटेजीज बनाए। फॉर एग्जाम्पल आपने डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो कैलकुलेट करते हैं सो दैट आप ये जान सकें कि आपके जो डेट्स हैं वो आप इक्विटी के थ्रू कितना पे बैक कर सकते हैं, या आपकी करंट रेशियो, आप फाइनेंशियल रेशियोज के अंदर करंट रेशियो निकालते हैं जिसमें आप अपने करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज पे डिवाइड करते हैं। तो आपको ये पता चलता है कि आपके जो डेट्स हैं वो आप नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर उनको पे ऑफ कर सकते हैं, योर बिजनेस इज केपेबल इनफ और नॉट। तो आपको ये आइडिया हो जाता है डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं उनके कैलकुलेशन से। तो आप अपनी जो बैलेंस शीट है सो बैलेंस शीट के डिफरेंट पर्पसेस हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए वो यूज हो रही होती है। आप अपनी बैलेंस शीट से आप जो प्रीवियस जो आपकी बैलेंस शीट है प्रीवियस ईयर की या प्रीवियस ईयर्स में जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस था ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं करंट के साथ। तो आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ से आप स्टार्टअप हुए और आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है, आपके बिजनेस की ग्रोथ कैसी जा रही है, कि पहले आपके पास कितने एसेट्स थे और अब आपके पास कितने एसेट्स हैं, पहले आपकी कितनी लाइबिलिटीज थी और अब कितनी है। सो डिपेंड करता है कि बैलेंस शीट के डिफरेंट पर्पसेस हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सो अकॉर्डिंगली ये बनाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पलरी बैलेंस शीट है और इसका पर्पस ये है कि एक तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसको देखने से कि बैलेंस शीट होती कैसे है, इसकी हाउ इट लुक्स लाइक, और ये कैसे, इसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं बैलेंस शीट के। तो सबसे पहले ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर हम मेंशन करते हैं उस कंपनी या उस बिजनेस का नाम, और फिर मेंशन करते हैं कि ये बैलेंस शीट है, और देन दिसंबर जिस टाइम पीरियड एंड के लिए वो बनाई गई होती है वो उसको मेंशन कर देते हैं। बैलेंस शीट के एक साइड पे आप एसेट्स लिखते हैं जो आपकी कंपनी की वर्थ को या जो आप ओन कर रहे होते हैं वो आपके एसेट्स होते हैं, और दूसरी साइड पे आपकी लाइबिलिटीज होती हैं जो आप ओ कर रहे होते हैं, जो आपने पे ऑफ करनी है, जिनके लिए आप पेएबल हैं। तो वन साइड पे एसेट्स जो हैं उसके अंदर हम उसकी डिवीजन करते हैं करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर, और ये किस बेस पे करते हैं कि आपने आपके एसेट्स अगर लिक्विडिफाई हो सकते हैं। लिक्विडिफाई मीन्स कि आपके एसेट्स कितने इजीली कन्वर्टेबल हैं इनटू कैश, और अगर तो आपके एसेट्स जो हैं विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर, तो उन एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं। और अगर आपके एसेट्स जो हैं वो मोर देन 1 ईयर कन्वर्टेबल हैं इनटू कैश, तो उनको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट में एक तो कैश, रेडी कैश जो हमारे पास अवेलेबल होता है, हमारे अकाउंट्स के अंदर होता है, या हमारे पास बॉन्ड्स की फॉर्म में है, या हमारे पास कैश की फॉर्म में है, तो एक तो वो कैश हो गया। देन कम्स द पेटी कैश। पेटी कैश यूजली हम जो ऐसा कैश जो प्रॉपर चेक वगैरह इशू करके नहीं करते, लेकिन हम पेटी एक्सपेंसेस के लिए जो हमारे डेली रूटीन के होते हैं उनके लिए जो हम कैश पेमेंट करते हैं वो हमारे पेटी कैश होता है। देन कम्स योर टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन 1 ईयर वो उनका रिटर्न जो है वो आपको मिल जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके करंट एसेट्स में है। देन योर अकाउंट रिसीवेबल, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल की है, क्रेडिट सेल की हुई है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जो उनकी अमाउंट है वो विद इन 1 ईयर मिल जाएगी, तो अकाउंट रिसीवेबल आपके करंट एसेट में है। देन कम्स योर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री करंट एसेट में है क्योंकि इन्वेंट्री में 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इन्वेंट्री होते हैं। रॉ मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं, या इन प्रोसेस गुड्स की फॉर्म में सेमी फिनिश गुड्स जो आपकी हैं वो, या आपकी फिनिश गुड्स जो हैं वो भी आपका इन्वेंट्री का पार्ट है। ये जो आपके स्टोर हाउस में है या जिनका आपने स्टॉक किया हुआ है वो आपकी करंट एसेट्स होती हैं इन्वेंट्री। और सप्लाईज ये होती हैं कि जो आपके डेली ऑफिस यूज की डिफरेंट चीजें होती हैं, लाइक आपके प्रिंटर हो गए, आपके कार्ट्रिज हो गया, पेपर हो गया, पेन पेंसिल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीजें जो है ये आपकी सप्लाईज और ये भी आपके करंट एसेट्स हैं।
देन कम्स योर प्रीपेड इंश्योरेंस, तो कि जो इंश्योरेंस आपने पे कर दी है वो आपका एसेट है। तो ये इनको एंड मैनी अदर और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ये सारे करंट एसेट्स के अंदर हैं, तो हम करंट एसेट की एक फिगर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन कम्स योर लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिनमें इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर की हुई हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका रिटर्न जो है वो नेक्स्ट मोर देन 1 ईयर के बाद आना है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स में। उसके बाद आपकी जो ऑफिस की बिल्डिंग है, आपका जो प्लांट है, फैक्ट्री है, आपके बिजनेस के अंदर ऑफिसेज हैं, जो आपका लैंड है, जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, जो इंस्टॉलेशंस हैं, हैवी इंस्टॉलेशंस हैं, वो सारी आपकी लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर हैं। और उनकी कैटेगराइजेशन हम सेपरेट कर देते हैं इसके अंदर, और उनकी जितनी अमाउंट की वो होती है वो लिस्ट डाउन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप ऑफ एसेट्स जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स मींस कि आपके बिजनेस के अंदर जो आपके पास गुडविल, जो आपके बिजनेस का ब्रांड नेम है, जो आपकी गुडविल है बिजनेस की, जो आपका ट्रेड नेम है, जो आपके पेटेंट्स हैं, दे आर इंटेंजिबल, और बट उनकी एक मार्केट वैल्यू है, एक मार्केट वर्थ है, तो वो हम उनकी वर्थ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और अदर्स में अगर कोई एसेट्स हैं अदर देन दैट दिस कैटेगरी, दीज कैटेगरीज, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो करंट एसेट प्लस आपके लॉन्ग टर्म एसेट प्लस आपके इंटेंजिबल एसेट प्लस आपके अदर्स एसेट, तो एक्यूमुलेटेड फॉर्म में हमारे पास टोटल एसेट्स की फिगर आ जाती है, विच इज $7,70,000। हम राइट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास लाइबिलिटीज हैं, और लाइबिलिटीज की कैटेगराइजेशन भी हमने करंट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर इसको कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि अगर हमने जो पे करना है किसी को, या तो वो अगर विद इन 1 ईयर है तो वो करंट लाइबिलिटीज हैं, अगर वो मोर देन 1 ईयर है तो हम उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कैटर करेंगे। करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले नोट्स पेबल के जहाँ पे हमने कहीं से लोन लिया है और हमने वो रिटर्न करना है, हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि हमारा बिजनेस उसको रिटर्न करेगा, तो वो नोट्स पेबल में जितनी वो अमाउंट है। देन कम्स अकाउंट पेबल, कि हमने कोई इन्वेंट्री कोई परचेज की है, कुछ सप्लायर से कोई मटेरियल लिया है, रॉ मटेरियल हो, फिनिश सेमी फिनिश गुड्स हो, या कुछ भी हमने, तो हमने उसकी पेमेंट ली कि हमने ऑन क्रेडिट लिया है, बट हमने उसको विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी है, तो वो अकाउंट पेबल होगा। उसके बाद जो हमारे पास वेजेस हैं, अगर जो लेबर्स हैं उन्होंने हमारे लिए काम किया है बट हमने उसको पेमेंट नहीं की हुई, तो वो वेज पेबल में आएगा। देन कम्स इंटरेस्ट पेबल, हमने लोन लिया हुआ है बट इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पेबल। देन टैक्सेस पे करने हैं तो टैक्स पेबल। वारंटी लाइबिलिटी, जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वारंटीज और गारंटीज होती हैं, और जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बिजनेस होता है या ब्रांड होता है, तो वो लाइबल होता है उस वारंटी के लिए, तो वारंटी की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो भी हमारी करंट लाइबिलिटीज में आती है। और अनअर्न रेवेन्यूज, जो हमारे ऐसे रेवेन्यूज हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी डिफॉल्ट हो जाए, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाते हैं, तो हम फिर इनको लिस्ट आउट करके करंट लाइबिलिटी की फिगर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लाइक ऐसे नोट्स पेबल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने पे करनी है, मोर देन 1 ईयर हमारे पास टाइम है, तो हम उन नोट्स पेबल को जहाँ पे हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि हमने पेमेंट करनी है, वो हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। देन कम्स द बॉन्ड पेबल। बॉन्ड यूजली आपने फाइनेंसिंग की होती है डेट से, कि आप बॉन्ड्स इशू करते हैं बट आपने उनकी पेमेंट भी करनी होती है, रिडीमेबल बॉन्ड होते हैं, और मोस्टली बॉन्ड जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में होते हैं, मोर देन 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स तक इसकी लाइफ टाइम होता है, तो वो बॉन्ड्स पेबल हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में मेंशन कर दिया, जब इनकी एक्यूमुलेटेड फिगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की ले ली, और जो टोटल लाइबिलिटीज होंगी वो करंट लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हमारे पास फिगर आ जाएगी। द थर्ड वन जो हमारे पास चीज है वो है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। स्टॉक होल्डर्स इन केस ऑफ आपकी जो कॉर्पोरेशन है, जो बिजनेस है, अगर वो कॉर्पोरेट है, उसके अंदर डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं, तो हम इसको स्टॉक होल्डर इक्विटी कहेंगे। और अगर आपका सिंगल ऑनर है, सोल प्रोप्राइटर है, तो ऑनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं इसको। तो कॉमन स्टॉक की कितनी वैल्यू है, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उन पर कितना इन्वेस्टमेंट है इन शेयर्स, और उनकी कितनी वर्थ है वो मेंशन करेंगे, या रिटेन अर्निंग्स जो बिजनेस की हैं वो इसमें मेंशन करेंगे, उनका कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है वो यहाँ पे होगा, तो इसकी एक टोटल फिगर, टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की फिगर हमारे पास आ जाएगी।
लेकिन जो टोटल लाइबिलिटीज होती हैं, फिर हम उसके अंदर जो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी की फिगर है, तो उसको हम एडअप करेंगे तो हमारे पास एक फिगर आ जाएगी विच इज $7,70,000, और जो कि आप देख रहे हैं कि एसेट साइड पे भी $7,70,000 है और लाइबिलिटी साइड पे भी $7,70,000 है। इसीलिए आपके एसेट, इसीलिए इसको बैलेंस शीट कहते हैं कि आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो हमेशा सेम होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ और बैलेंस शीट की एक इक्वेशन है, लाइक एसेट्स हम लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं एसेट्स और राइट साइड पे लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी है। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी या ऑनर्स इक्विटी। तो ये इसकी बैलेंस शीट की इक्वेशन है और इसको हमेशा बैलेंस ही होना चाहिए, सेम अमाउंट होनी चाहिए दोनों साइड्स के ऊपर। Assets go on one side, liabilities plus equity go on other side, and the two sides must balance, hence the name balance sheet. इसीलिए इसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। और ये एक लॉजिकल सेंस भी क्रिएट करता है कि आपके जितने भी आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स हैं, आपने लोन्स वगैरह लिए हुए हैं, तो आपने उन लोन्स से वो एसेट परचेज की हैं, या आपके जो शेयर होल्डर या ऑनर्स का अपना कैपिटल या उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसके थ्रू आपने एसेट्स जो हैं वो बाय की हैं, आप ओन कर रहे हैं आप उन एसेट्स को। बैलेंस शीट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि पहले एग्जांपल में भी हमने देखा। तो सबसे पहले तो एसेट्स हैं, देन लायबिलिटीज हैं, देन ऑनर्स इक्विटी या स्टॉक होल्डर इक्विटी भी कहते हैं। एसेट्स द थिंग योर बिजनेस ओन्स दैट हैव अ मॉनेटरी वैल्यू। आपका बिजनेस जो ओन कर रहा है, जो भी चीजें, लैंड हो गया, कैश हो गया, बिल्डिंग हो गई, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, तो उसको हम एसेट कहेंगे। और हम एसेट्स को लिस्ट डाउन करते हैं बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, के वो कितनी इजिली कन्वर्टेबल है इनटू कैश। अगर वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं तो हम उसको करंट एसेट कहेंगे, और अगर वो मोर देन 1 ईयर कन्वर्टेबल है इनटू कैश, तो हम उनको लॉन्ग टर्म एसेट कहेंगे। करंट एसेट में हमारे पास मनी है या अमाउंट है, वो चेकिंग अकाउंट के अंदर है, करंट अकाउंट के अंदर है, तो वो करंट एसेट में है। अगर हमने कहीं से किसी और अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर होनी है, ट्रांसलेट होनी है, वो भी हमारा करंट एसेट है। कैश हमारे पास जो अवेलेबल है वो करंट एसेट है। पेटी कैश है वो करंट एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल, जो मनी ओ टू यू बाय योर कस्टमर्स, कि आपने सेल कर ली है कुछ अपनी प्रोडक्ट्स, बट आपने ऑन क्रेडिट सेल किया है, तो आपको यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो अमाउंट पे ऑफ करेंगे उन प्रोडक्ट्स की, तो वो अकाउंट रिसीवेबल है। देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपकी हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको उनका रिटर्न मिलेगा विद इन 1 ईयर, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो आपने एक्सपेंसेस ऑलरेडी पे कर दी हैं, वो आपका एसेट होते हैं। एंड लेकिन अभी आपने यूटिलाइजेशन नहीं की उन चीजों की, लेकिन वो आपने एक्सपेंसेस के पेमेंट कर दी है। देन कम्स योर कैश इक्विवेलेंट्स लाइक करेंसी, स्टॉक एंड बॉन्ड्स जो आपके पास हैं, तो वो आपके करंट एसेट में होंगे। लॉन्ग टर्म एसेट में हमारे पास बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट जो हम यूज कर रहे हैं, इंस्टॉलेशंस, हैवी इंस्टॉलेशंस हो गई। तो हमारी फैक्ट्री के अंदर जो जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो मशीनरी है, वो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर आते हैं। टेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स सॉरी हैं। और देन कम्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो है वो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर आते हैं। The second component is liability, where the business owes to other, कि जहाँ पे आपने किसी को पे करना है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट पे करना है, किसी टैक्स इंस्टीट्यूशन को आपने टैक्स पे करना है, या आपने किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है, तो वो सारी आपकी लाइबिलिटीज हैं एंड यू ओ टू अदर्स। एंड क्लासिफाई योर लाइबिलिटीज एट करंट ड्यू विद इन अ ईयर, जो आपके 1 साल के अंदर आपने पे करने हैं, या मोर देन 1 ईयर, तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटीज में अकाउंट पेबल विच यू ओ सप्लायर फॉर आइटम्स यू बॉट ऑन क्रेडिट, जो आपने सप्लायर से कोई रॉ मटेरियल कोई परचेज की है, बट आपने ऑन क्रेडिट परचेज की और आपने उसको पे करना है, तो वो अकाउंट पेबल में आएगा। देन आपके लिए जो आपके वर्कर्स ने काम किया, लेबर ने काम किया, बट आपने उनको वेजेस पे नहीं की, तो वो वेजेस पेबल हो गया। देन आपने लोन जो है वो रिटर्न करना है, वो आपके नोट्स पेबल में भी आ सकता है, और अगर उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है तो वो इंटरेस्ट पेबल में होगा। और जो आपने टैक्सेस जो हैं आपके बिजनेस से पे करने हैं, तो वो आप टैक्सेस ओ कर रहे हैं, वो आपकी लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आपके लोन्स दैट यू डोंट हैव टू पे बैक विद इन अ ईयर, जो आपने 1 साल से ज्यादा के टाइम में आपने
पेमेंट करनी है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है. देन बॉन्ड्स योर कंपनी हैज इशूड, लाइक प्रीवियसली आई सेड, लाइक 3 years, 5 years एंड 10 years, एंड इतने लॉन्ग टर्म के लिए आप बॉन्ड्स इशू करते हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है. कंपोनेंट एट बैलेंस शीट में हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट है वो है इक्विटी. इक्विटी इज द मनी करंटली हेल्ड बाय योर कंपनी, जो आपके पास अभी मौजूद है अमाउंट, एंड दिस कैटेगरी इज यूजुअली कॉल्ड द ओनर्स इक्विटी, या सोल प्रोप्राइटर में उसको ओनर्स इक्विटी कहते हैं, या उसको स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कहते हैं कॉर्पोरेशन की फॉर्म में. सो इट शोज दैट व्हाट बिलोंग्स टू द बिजनेस ओनर्स, के जो बिजनेस जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है और वो कितना ओन कर रहे हैं बिजनेस के अंदर. तो ऑनर इक्विटी या स्टॉक होल्डर इक्विटी इंक्लूड्स द कैपिटल मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर्स. देन कम्स द प्राइवेट एंड पब्लिक स्टॉक, जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, और रिटेन अर्निंग्स, ऑल योर रेवेन्यू माइनस ऑल योर एक्सपेंसेस सिंस लॉन्च. एंड इक्विटी कैन ऑल्सो ड्रॉप when an owner draws the money. Equity can also drop when an owner draws the money out of the company. जब obviously जब कोई owner अपनी amount जो है वो dividend की form में ले लेगा, जो shares के ऊपर earn करेगा, तो आपकी owners equity जो है वो कम हो जाएगी. So ये 3 constituent थे balance sheet के, assets, liabilities and owners equity. That's all from today's lecture. Any question and queries are most welcome. Thank you.